तो दोस्तों हम लोग सॉल्व कर रहे थे विजन एग्जाम टेस्ट सीरीज आपके आने वाले एग्जाम यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए चौथी प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर रहे थे दोस्तों। इस चौथी प्रैक्टिस सेट के जीएस वाले पोर्शन को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। जीएस वाले पोर्शन का दोस्तों हम लोग पार्ट ए सॉल्व कर लिए थे, यानी आधा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए थे। वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम इसको पार्ट बी के लिए बोले थे। अगला हम लोग आधा बाकी का जो जीएस वाला पार्ट है आपको हम पार्ट बी में करेंगे। तो दोस्तों हम इसी का चौथे प्रैक्टिस सेट का जीएस वाले पोर्शन का पार्ट बी देखने जा रहे हैं। पार्ट ए में आप लोगों ने देखा क्वेश्चन बड़े बड़े थे, कंसेप्चुअल टाइप के थे। पार्ट बी में आपको जितने क्वेश्चन मिलेंगे करंट से रिलेटेड हैं, यूपी स्पेशल, यानी सब तरह का आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए सारे प्रश्नों को इस कदर सेट किया गया है और सभी के सभी आपको ज्यादातर फैक्चुअल प्रश्न मिलेंगे। ज्यादातर ये फैक्चुअल प्रश्न है। तो चलते हम लोग शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया, वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो भी आपको आता है आप स्किप कर सकते हैं और एक बार वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई किया कीजिए। आप कर ले रहे हैं, कितना कर ले रहे हैं, खुद को जरा अंदाजने का कोशिश करिए। तो चलते हम लोग बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 वाले को देखें दोस्तों, बहुत अच्छा। इसमें कह रहे हैं श्रेणी एक सीरीज आपको दी गई है 1, 5, 11, 19, 29 फिर 55। इसमें कह रहे हैं अनुपस्थित संख्या क्या है। तो आप यहां थोड़ा सा दिमाग लगाओगे दोस्तों। 1 है 5 हो गया तो क्या हुआ, 4 का गैप है इसमें। फिर 5 से 11 हो गया यहां पर दोस्तों, इसका मतलब कितना, 6 का गैप है। फिर 11 से 19 हो गया दोस्तों, इसका मतलब 8 का गैप है। 19 से 29 हो गया, इसका मतलब 10 का गैप है। फिर दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ऐसे आप देख रहे हो सम संख्याओं का एक तरह से गैपिंग इसमें दिखाया गया है। तो यहाँ पर 12, तो यहाँ पर आपको 12 इसमें जोड़ दोगे तो अगला हो जाएगा 31 और 10 41, तो यहाँ पर 41 हो जाएगा। फिर इसमें 14 जोड़ दोगे तो 55 आ जाएगा। यस, ऑप्शन बी आपका यहीं पर सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 70 को हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। कैलेंडर से प्रश्न है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। यदि 1 अक्टूबर को सोमवार पड़ता है तो उस महीने की 20 तारीख के 3 दिन बाद, ध्यान रखिए 3 दिन बाद लिखा है, कौन सा वार पड़ेगा। तो 20 तारीख के 3 दिन बाद यानी 24वें दिन की बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए 24वें दिन। तो 1 तारीख को अगर आप सोमवार पढ़ा है तो आप लोग जानते हैं 7 जोड़ने पर जस्ट वही दिन प्राप्त होता है। 1 तारीख को सोमवार पड़ा है तो अगला सोमवार कब पड़ेगा, तो आप लोग समझ गए 8 तारीख को पड़ेगा। फिर अगला सोमवार कब पड़ेगा, 15 तारीख को पड़ेगा। फिर अगला सोमवार कब पड़ेगा दोस्तों, यह 22 तारीख को पड़ेगा। अब आप समझ गए होंगे। फिर 22 तारीख को सोमवार जो पड़ेगा तो यहां पर 23 तारीख को मंगलवार और एक आपको 24 यहाँ है, 24 तो बुधवार हो जाएगा। तो 24वें दिन की बात है। तो ऑप्शन सी वहां पर हो जाएगा, सिंपल सी बात। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि यूरिया गोल्ड क्या है। तो यूरिया गोल्ड आपको दोस्तों मालूम होना चाहिए, सल्फर, यूरिया में सल्फर मिलाया जाता है क्योंकि वो जो पोषक तत्व है उनको ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करे, इसी को यूरिया गोल्ड कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, सल्फर के साथ मिश्रित यूरिया जो पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है। यस, क्यों कह रहे हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से किसमें वही संबंध है जो जेएल और डब्ल्यू जेड के बीच है। तो दोस्तों जे का 10 होता है, एल का 12 होता है। जे का 10, एल का 12, यानी इसमें दोस्तों जे के एल इसमें 2 जोड़ा गया है। और यहां देखोगे डब्ल्यू दोस्तों 23 का होता है, जेड 26 का होता है, इसमें 3 का अंतर है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। तो ऐसा कौन सा खोजिए 2 पास वाले के बीच 2 का अंतर हो, फिर उसके अगले जोड़े में 3 का अंतर हो। तो आपका यहां पर दोस्तों किसमें हो जाएगा, अगर आप इन सारी चीजों को देखोगे तो आपको सीधा सीधा जो दिखाई दे रहा है दोस्तों यहां पर, ये ए और सी में दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां पर बी का मतलब ए बी सी 2 जोड़ने पर हो जाएगा और आर का हम दोस्तों 18 होता है, तो यू इसमें 3 का अंतर हो जाएगा। तो यही आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 73 वाले को। बहुत अच्छा रीजनिंग का प्रश्न है, सिंपल सा छोटा सा। कह रहे हैं डॉक्टर नर्स में वही संबंध है जो पुलिस इंस्पेक्टर में। तो हमको बताना है डॉक्टर नर्स में जो संबंध है वही संबंध पुलिस इंस्पेक्टर से साथ किसके होगा। तो दोस्तों जानते हैं डॉक्टर और नर्स एक तरह के एक ही होते हैं। थोड़ा सा पद डॉक्टर का ऊपर होता है, नर्स का नीचे होता है, यानी ये नर्स डॉक्टर के नीचे काम करती है। तो वही काम दोस्तों यहाँ पुलिस इंस्पेक्टर के नीचे काम कौन करते हैं, सिपाही करते हैं। कुछ लोग चोर लगा देंगे, तो चोर नहीं होगा, ऑप्शन बी आपका सिपाही होगा। तो ध्यान से देखना है, शीला मीना से बड़ी है। तो यहाँ दोस्तों ऐसे हम कर दिए, ये शीला के दोस्तों शीला मीना से बड़ी है, तो मीना को थोड़ा सा छोटा कर देंगे, शीला मीना से
बड़ी है, कामिनी नलिनी जितनी बड़ी है। तो यहाँ हम ऐसे बता देते हैं, कामिनी, यहाँ पर हम कामिनी लिख देते हैं और यहाँ नलिनी जितनी बड़ी है, इन दोनों को हम बराबर कर देते हैं। जबकि मीना कामिनी से बड़ी है, तो मीना कामिनी से बड़ी है, यहाँ तो बड़ी लिख दिया है हमने। और सबसे बड़ी यहाँ पर कौन होगा, तो सबसे बड़ी दोस्तों यहाँ पर यही होंगे, शीला होंगी। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा, आप समझ गए होंगे देखते ही, ऑप्शन डी हो जाएगा शीला। तो 74 में सबसे बड़ी शीला ही है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत ने वर्ष 2070 तक कौन सा प्रमुख पर्यावरणीय लक्ष्य प्राप्त करने का संकल्प लिया है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं 2070 तक भारत ने लक्ष्य रखा है शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन प्राप्त करना। ये COP26 में ही ये फैसला लिया था। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन प्राप्त करना 2070 तक लक्ष्य रखा है भारत ने। तो साथियों अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 76, बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल सवाल है। कुछ आपको पहल दे दी गई है, कह रहे हैं कौन सी पहल भारत में शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है। तो बहुत ही अच्छा, देखते हैं। निष्ठा ये भी शिक्षा क्षेत्र से ही संबंधित है दोस्तों, जो शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण करने का ये एक कार्यक्रम था। दीक्षा दोस्तों ये भी डिजिटल ज्ञान साझा करने का एक प्लेटफॉर्म है। PM श्री दोस्तों ये भी गुणवत्तापूर्ण स्कूलों का विकास करने का ये है। आधारशिला देखेंगे, जो छोटे बच्चे हैं उनकी जो है प्रारंभिक शिक्षा को, बाल्यावस्था की देखभाल इससे संबंधित है, ये भी है। नवचेतना नाम से ही है, ये भी बाल्यावस्था से शिक्षा संबंधित है। तो अगर हम यहाँ 6वें वाले को देखें तो जो मिशन कर्मयोगी लिखा है, इसका प्रत्यक्ष संबंध शिक्षा से नहीं है, यह सिविल सेवकों की क्षमता के विकास के लिए शुरू किया गया था। तो ये वाला आप एलिमिनेट अगर करोगे तो 6वां को एलिमिनेट कर दीजिए, तो आपका कौन सा हो जाएगा। आपको आसानी से उत्तर यहां मिल सकता है कि आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 से लेकर 5 तक, यही जो है प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा से संबंधित है। आई ड्रोन पहल का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में जहां पर कुछ आपातकालीन घटनाएं घटती है, वहां पर मेडिकल सुविधा, चिकित्सा सुविधा, दवाएं, ये सब आसानी से ड्रोन के माध्यम से पहुंचाया जा सके, इसके लिए आई ड्रोन पहल चलाया गया है नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर राज्यों में ड्रोन के माध्यम से चिकित्सा आपूर्ति कराना। यस, सी वाला आपका यही आंसर हो जाएगा। कह रहे हैं दोस्तों कथन दे दिया है आपको, फिर कारण दे दिए गए हैं। कथन में कह रहे हैं कि भविष्य में भारत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को अपनाना अवसर और चुनौतियां दोनों प्रस्तुत करता है। यस दोस्तों, एक अवसर भी है और हमारे पास उतनी अभी क्षमता इसके लिए नहीं है, तो एक चुनौती भी है। बिल्कुल सही है, यह कथन हमारा सही है। कारण क्या है, क्यों इसके लिए चुनौती हो गई, क्योंकि पिछली प्रौद्योगिकियां जो आई थी, जो पिछली टेक्नोलॉजी थी, क्रांतियां, उसको सावधानीपूर्ण मैनेजमेंट नहीं होने के कारण व्यापक आर्थिक कठिनाइयां, बेरोजगारी और आय का असमानता का कारण बनी। जी बिल्कुल सही है। 78 का हमारा कथन ए कारण दोनों सही है, और कारण जो है ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो यस, हमारा जो आंसर होगा 78 का, तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। कथन कारण दोनों सही है, कथन जो है कि सही व्याख्या भी कर रहा है कारण। आगे जरा हम लोग देखें, हम लोग 79 में, तो 79 दोस्तों क्या हमसे कह रहे हैं, 79 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, विचार करके बताएं कौन सा हमारा कथन सही है। तो अगर हम लोग यहाँ पहले वाले ऑप्शन को देखें, तो पुराणों में इक्ष्वाकु वंश के शासकों को श्री पर्वतीय तथा आंध्र भृत्य कहा गया है। यस, ये बात मैं पिछली टेस्ट सीरीज में भी ऐसा एक प्रश्न था, ये वहां पर बताया हूं, ये वहां रिपीट कर रहा हूं। तो ये वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। मौर्य काल में एग्रोनोमोई, आप लोग जानते हैं मौर्य काल में एग्रोनोमोई जो अधिकारी होते थे, वह सड़क बनाने, माप, उनका नाप करने, ये सब चीजों से वो काम करते थे। तो यही लिखा है यहाँ, अधिकारी मार्ग निर्माण, सड़क का रख रखाव, ये सब संबंधित कार्य करते थे। बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हुए। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 79 का सी हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर ये 80 वाले में आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसमें कह रहे हैं कुछ कथन दिए गए हैं, कथनों पर विचार करके बताएं कौन सा हमारा कथन सही होगा। अगर हम लोग यहाँ पहले वाले स्टेटमेंट को देखें, तो मुल्तान के प्राचीन सूर्य मंदिर का उल्लेख अनेक यात्रियों और लेखक जैसे ह्वेनसांग, जानते हैं चीनी यात्री था, आबूज ईद, अल मसूदी और अल बुरूनी ने किया है, जो तत्कालीन भारत में सूर्य पूजा की व्यापकता को दर्शाता है। यस, इसी से पता चलता है सूर्य पूजा उस समय अपने बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पॉइंट पर था। दूसरे में देखें
सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित एक प्रमुख धार्मिक आयोजन था। यस, ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट अगर देखें, भारतीय राजनीति व्यवस्था की प्रकृति में आधुनिक शैली के साथ साथ प्राचीन परंपराओं के तत्व भी समाहित हैं, जो इसे एक सतत और मिश्रित व्यवस्था बनाते हैं। जी, तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा 80 का। आगे अगर हम लोग 81 वाले को देखें दोस्तों, तो ये भी हिस्ट्री से संबंधित ही प्रश्न है आपका। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें, विचार करके बताएं कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें तो शहाब नहर का निर्माण मुगल काल में अकबर के शासन काल में फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया था। तो आप लोग जानते हैं फिरोज शाह ने नहर बनाया था दोस्तों, एक तरह का रजबवाह। तो दोस्तों एक तरह के जो है वो विलुप्त हो चुकी थी, तो उसी को दोस्तों रिन्यूअल किया था ये शहाब नहर के नाम से अकबर ने। तो यही बात यहां पर किया जा रहा है। शहाब नहर का निर्माण मुगल काल में अकबर के शासन काल में हुआ था, फिरोज शाह की रजवाह को पुनर्जीवित करके। तो यस, पहला स्टेटमेंट सही है। किताब ए नौरस नामक ग्रंथ फारसी भाषा में अकबर द्वितीय द्वारा रचित एक धार्मिक ग्रंथ है, जो कि सरासर गलत है। किताब ए नौरस में दोस्तों कुछ मुस्लिम और हिंदू देवी देवताओं का गुणगान किया गया है, जिसे आदिल शाह द्वितीय ने इसकी रचना की थी। अकबर द्वितीय ने नहीं, आदिल शाह द्वितीय ने दक्कनी भाषा में किया था, फारसी भाषा में नहीं। तो यहाँ ये फारसी भाषा भी गलत दे दिया है और यहाँ लेखक का नाम भी दे दिया है, आदिल शाह द्वितीय होना चाहिए था दक्कनी भाषा में। तो ये वाला गलत हुआ। आपका ऑप्शन जो होना चाहिए ए होगा, केवल ए हो जाएगा। आप देखते ही समझ जाएंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। कथन पर विचार करके बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट अगर पढ़ोगे तो सिक्किम का भारत में विलय लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में हुआ था दोस्तों, जो कि सरासर गलत है। आप लोग जानते हैं सिक्किम का भारत में जो विलय हुआ था 1975 में इंदिरा गांधी जी के शासन काल में यह हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में दार्जिलिंग वगैरह कुछ क्षेत्रों को केवल मिलाया गया था और इसको विलय की बात हुई थी, तो विलय 1975 में हुआ था। ये गलत है, ये वाला गलत हो गया आपका। दूसरा है हैदर अली 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। यस, आप लोग पढ़े होंगे हैदर वाले के बारे में। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, तो केवल दो सही हो जाएगा। जरा हम यहाँ पर ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, केवल दो सही है। ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल दो सही है। आगे जरा हम लोग एक देखते हैं दोस्तों, 82 का हो गया हमारा, 83 का देखते हैं। तो इसमें दोस्तों कह रहे हैं 83 में आपसे कह रहा है कुछ कथनों पर विचार करके बताएं कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। तो पहले स्टेटमेंट को अगर हम पढ़ें, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पृथ्वी के सबसे जैव विविधता युक्त पारिस्थितिक तंत्र हैं, जिनमें पौधों का जैविक पदार्थ सर्वाधिक होता है। यस, बिल्कुल उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में ये इससे संबंधित ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा वाला स्टेटमेंट को अगर हम पढ़ें तो भारत ने वन संरक्षण अधिनियम 1980 को वनों के संरक्षण तथा उससे संबंधित विषयों को विधिक प्रबंधन के लिए अधिनियमित किया गया था। यस दोस्तों, पेड़ों का उपयोग कम हो, उनका कटाव कम हो, इसको देखते हुए वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1980 में। तो ये दूसरा वाला भी स्टेटमेंट हमारा सही है। तो 83 का हमारा सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग देखें 84 वाले में दोस्तों, तो इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, कथन कारण वाला है। वही कथन दिया है, कारण दिए गए हैं, पढ़ के बताना है कि कौन सा हमारा सही ऑप्शन होगा। जरा देखते हैं कथन वाले का अगर देखें तो मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असमर्थ है। यस दोस्तों, मानव शरीर सेलुलोज को पचाने वाला एंजाइम हमारे शरीर में नहीं पाया जाता है, हम इसलिए सेलुलोज को नहीं पचा सकते, ये असमर्थ हैं। तो ये वाला बिल्कुल सही है हमारा। यहाँ पर दोस्तों कारण लिख दिया है, मानव शरीर के लार में उपस्थित डाइस्टेस एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, जो कि बिल्कुल सही है। मानव शरीर में लार में उपस्थित होता है, लार में क्या पाया जाता है, डाइस्टेस एंजाइम। यह एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन इसका पहले वाले से कोई कनेक्शन नहीं है। इसने जो कहा कि सेलुलोज पचाने में असमर्थ है, तो इसमें कोई उसके कनेक्शन नहीं है। ये दोनों बातें अपनी अपनी जगह पर तो ठीक है, लेकिन आर इसको ए को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो यस, तो इसका मतलब यह ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। यस, ऑप्शन बी। आगे अगर हम लोग ये 85 वाले में देखें दोस्तों, तो इसमें कह रहे हैं कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा हमारा सही है। तो पहला स्टेटमेंट अगर पढ़ें, उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग मृदा, जल तथा वायु सभी प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न करता है। जी बिल्कुल सही है,
आप इससे आसानी से परिचित होंगे, समझ गए होंगे ये। दूसरा स्टेटमेंट, धान का खेत एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। यस, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का उदाहरण है धान का खेत, बिल्कुल सही ये भी स्टेटमेंट है। और तीसरा वाला में दोस्तों कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की तुलना में अधिक शीघ्रता से जुड़ती है, जो कि दोस्तों गलत है, आप यहां कंफ्यूज हो जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है ऑक्सीजन की तुलना में हमारे हीमोग्लोबिन से बहुत तेजी से जुड़ती है, इसलिए जो है ये बहुत सारी बीमारियां फैलाती है। तो ये हमारा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड होना चाहिए था, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन ये स्टेटमेंट 3 आपका गलत हुआ। तो आपका क्या हो गया, केवल 2 सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 और 2 केवल सही हुए। आगे अगर हम लोग देखें 86 वाले में, तो इसमें दोस्तों कह रहे हैं कि मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित, क्या है जरा देखते हैं, फैक्चुअल प्रश्न है। मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित, यानी कोई भी उपाधि नहीं रखूंगा, रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं। यह किसने कहा था, किस महान व्यक्तित्व ने कहा था, आप बताइए। तो दोस्तों ऐसा कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। जब जलियांवाले बाग हत्याकांड 1919 में दोस्तों नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और यही स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें 87 वाले में, कोई दम नहीं है केवल बड़ा है देखने में। देखें क्या कह रहे हैं, लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान, लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सही हैं उसके सेंस में, आप बताइए, सही उत्तर दीजिए। तो जरा पहला वाला देखें, तो लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान जो होते हैं 10 किलो से 500 किलोग्राम भार वाले उपग्रहों को प्रक्षेपित कर सकता है। दोस्तों यस बिल्कुल सही है, 10 किलो से 500 किलो तक, ये वाला स्टेटमेंट तो आपका सही है। दूसरा वाला हम देखेंगे, तो यह पृथ्वी की 500 किलोमीटर ऊंचाई की वृत्ताकार कक्षा में उपग्रह स्थापित करने में सक्षम है। जी बिल्कुल। और तीसरा वाले को अगर हम लोग देखेंगे, यह 4 स्तरीय प्रक्षेपण यान है, जिनमें अंतिम चरण में ठोस प्रणोदन पर आधारित है। नहीं दोस्तों, 3 चरण वाला प्रक्षेपण यान है, 4 चरण वाला नहीं। तो यहां आपका ये गलत हो गया, तीसरा जिसमें होगा वो गलत हो जाएगा, उसे आप हटा देंगे तो उत्तर अपने आप निकल आएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चौथा भी हमारा सही है, रक्षा बलों के लिए आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित प्रक्षेपण की सुविधा प्रदान करेगा। यस, 1, 2 और 4। आगे जरा हम लोग देखें अब ये क्वेश्चन 88 वाले में क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य से होकर प्रवाहित होती है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न जो है, घाघरा की सहायक नदी गेरुआ नदी जो नेपाल से निकलती है, ऑप्शन बी गेरुआ नदी कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य से प्रवाहित होती है, यह घाघरा की सहायक नदी है। साथियों अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 89 को देखते हैं, तो इसमें आपको कुछ कथन दे दिए गए हैं। भारत की क्षेत्रीय परिषदों की संरचना के संबंध में कुछ कथन है, इन कथनों को पढ़कर सही उत्तर आपको देना है। तो अगर आप यहां पहला स्टेटमेंट पढ़ोगे दोस्तों, तो कह रहे हैं प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष संबंधित क्षेत्र का राज्यपाल होता है। नहीं मेरे भाई, गृह मंत्री होते हैं, राज्यपाल कहां से हो जाएगा। तो ये वाला आपका स्टेटमेंट गलत हुआ, ये वाला। दूसरे को अगर पढ़ते हैं, तो केंद्रीय गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होते हैं। जी बिल्कुल सही है। हर क्षेत्रीय परिषद में संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्य की सरकारों के 2 मंत्री सदस्य होते हैं। यस, ये भी सही है अपना। योजना आयोग के प्रतिनिधि क्षेत्रीय परिषदों के अस्थायी सलाहकार होते हैं, ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। वो क्योंकि ये योजना आयोग दोस्तों अब नीति आयोग का रूप ले चुका है, तो ऐसा नहीं है। तो आपका 2 और 3 यहां पर सही हो जाएगा। 89 का जो आंसर होगा आपका सी हो जाएगा, 2 और 3। आगे अगर हम लोग देखें दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है 90 में, क्वेश्चन नंबर 90 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संबंध में कुछ आपको कथन दे दिए गए हैं। इन कथनों पर विचार करके बताएं कौन सा सही है। तो आप लोग जानते हैं ये भाजपा जो पार्टी है, जो जिस पार्टी से निकली है ये जनसंघ से, उसी जनसंघ का स्थापना किए थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और इन्हीं के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। वह एक बैरिस्टर और शिक्षाविद थे। जी बिल्कुल ये सही है। वह 33 वर्ष की एज में कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे कम उम्र के कुलपति बने। यस, ये भी सही है। तीसरा वाला में कहा जा रहा है उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल में उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में भी कार्य किया। यस, नेहरू जी ने अपने मंत्रिमंडल में उनको शामिल भी किया था, उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय देकर, ये भी सही है।
चौथा वाला 1950 दिल्ली समझौते के कारण इन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। जी बिल्कुल सही है। तो आपका सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग 91 वाले को देखें दोस्तों, तो इसमें करें निम्नलिखित कथनों पर विचार करें घाघरा नदी के संबंध में। तो बताइए कौन सा हमारा कथन सही है। तो घाघरा नदी की उत्पत्ति मापचुंगो ग्लेशियर से होती है जो मानसरोवर झील के पास स्थित है। यस, ये भी स्टेटमेंट सही हुआ हमारा। दूसरा स्टेटमेंट अगर हम पढ़ें, नेपाल में इसे कर्णाली नदी के नाम से जाना जाता है और यह नेपाल की सबसे लंबी नदी है। यस, ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। अगला जरा हम लोग अब देखते हैं दोस्तों, ये कह रहे हैं कि यह भारत में गंगा की सबसे बड़ी दाहिने तटीय सहायक नदी है। भाई गंगा की सहायक नदी है, लेकिन ये बाएं तटीय सहायक नदी है, दाहिना नहीं। तो यहाँ पर ये लेफ्ट होना चाहिए था बाएं तटीय से, तो इसलिए हमारा गलत हो गया। तीसरा, अयोध्या नगर सरयू नदी के किनारे स्थित है जिसे निचली घाघरा भी कहा जाता है। यस, ये भी सही है हमारा। तो 1 2 4 सही हुआ। 1 2 4 कहाँ है? 1 2 4 ऑप्शन बी में बैठा है। 91 का हमारा बी हो जाएगा। बहुत अच्छा। इसमें आपको करें कुछ कथन दिए गए हैं, कथनों को पढ़कर आपको बताना है कौन सा हमारा कथन सही है। तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट आप पढ़ोगे तो पृथ्वी की सतह का लगभग 2/3 हिस्सा किसी भी समय बादलों से ढका होता है। यस बिल्कुल, जो पृथ्वी को ठंडा रखने में सहायक होता है। जी बिल्कुल, 2/3 हिस्सा आप ये समझ लीजिए हमेशा किसी न किसी समय बादलों से ढका रहता है, क्योंकि वो जो सोलर रेडिएशन है वो पृथ्वी तक आने नहीं देते हैं, इसलिए पृथ्वी को ठंडा रखने में सहायक करते हैं। ये वाला तो आपका स्टेटमेंट सही हुआ। दूसरा वाला अगर देखोगे तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण भूमध्य रेखा के पास अत्यधिक परावर्तक बादलों की मात्रा बढ़ रही है। मेरे भाई, जब ग्लोबल वार्मिंग के कारण ऐसा हो रहा है तो परावर्तक बादलों की मात्रा घट रही होगी, बढ़ नहीं रही होगी। परावर्तक बादलों की मात्रा घट जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा सोलर रेडिएशन पृथ्वी पर पहुंचेंगे, तो पृथ्वी का टेम्परेचर तभी बढ़ेगा, तभी ग्लोबल वार्मिंग होगी ना। तो ये चीज यहां उल्टा दे दिया, जिससे सूर्य का अधिक प्रकाश अंतरिक्ष में परावर्तित होता है। तो अंतरिक्ष में कब प्रवाहित ज्यादा से ज्यादा परावर्तित होगा? कि जब बादलों की मात्रा जो है ये बढ़ेगी। तो ऐसा इसलिए हुआ, यहां उल्टा लिख दिए गए हैं। तो ऑप्शन ये स्टेटमेंट 2 आपका गलत हुआ। तो केवल ए आपका सही हुआ। 92 का ए वाला कथन कारण वाले प्रश्न है। इसमें कथन दे दिया गया है, भारतीय संविधान को अर्ध अनम्य कहा जाता है। इसका कहने का मतलब दोस्तों, हम भारतीय संविधान को कहते हैं कि ठोस और नरम दोनों का मिक्सचर है। यानी इसे साधारण बहुमत से भी इसमें संशोधन किया जा सकता है, विशेष बहुमत से भी किया जाता है। यह न तो बहुत ज्यादा कठोर है न बहुत ज्यादा नम्य है, उस दोनों का मिक्सचर है। तो ये बात सही है, यही बात इसमें लिखें। भारतीय संविधान में कुछ उपबंधों का संशोधन संसद के साधारण बहुमत से, जबकि कुछ अन्य उपबंधों का संशोधन विशेष बहुमत से होता है। इसीलिए इसको अर्ध अनम्य कहा जाता है। कारण कथन दोनों हमारे सही हैं, ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन कारण दोनों सही और कथन सही व्याख्या कर रहा है कारण। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि संविधान सभा ही देश की देशज प्रकृति का और लोकेच्छा का सही अर्थों में तथा पूरी तरह से निरूपण करने वाला संविधान बना सकती है। सांप्रदायिक तथा अन्य समस्याओं के न्यायसंगत हल का एकमात्र तरीका भी संविधान सभा है। यह विचार किसका है दोस्तों? यह किसने यह विचार रखा था, ये बताना है। तो महात्मा गांधी जी ने रखा था। ऑप्शन बी दोस्तों, आप समझ गए होंगे। तो उन्होंने जो एक दिया था हरिजन पत्रिका में दोस्तों, द ओनली वे शीर्षक नाम से एक हरिजन पत्रिका में उन्होंने ये निकाला था 1939 के आसपास, उसी में ऐसा कहा था गांधी जी ने। आगे अगर हम लोग देखें तो 95 वाले में जो आपसे कहा जा रहा है, ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को पहली बार आधिकारिक रूप से किस प्रस्ताव के माध्यम से स्वीकार किया था? तो किस प्रस्ताव के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने पहली बार संविधान सभा की मांग को एक्सेप्ट किया था, ये हमें बताना है। तो दोस्तों अगस्त प्रस्ताव 1940, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे जरा हम लोग अब देखते हैं ये 96 वाले में। तो इसमें दोस्तों कह रहे हैं कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने का कालक्रम यानी क्रोनोलॉजिकल वाला प्रश्न है, इसको कालक्रम में बताना है। तो बताइए हमारा कौन सा, आपको कुछ घटनाएं दी गई हैं यहाँ पर देखें, 4-5 घटनाओं के नाम है यहाँ पर। शिमला सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन, वेवेल योजना, क्रिप्स प्रस्ताव, केंद्रीय विधानमंडल चुनाव और कैबिनेट मिशन। तो दोस्तों यहाँ पर आप जरा एक एक करके देखोगे। क्रिप्स प्रस्ताव आपका
कब हुआ था? यहाँ 1942 में हुआ था। ये 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव हुआ था। फिर आप लोग देखोगे दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन ही 1942 में हुआ था, इसके थोड़े से ही समय के बाद। तो भारत छोड़ो आंदोलन ये भी 1942 में ही हुआ था, लेकिन इसके थोड़ा सा क्योंकि क्रिप्स प्रस्ताव फेल हो गया तो वही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ ना। तो यहां से आप लोग समझ गए होंगे। शिमला समझौता तो दोस्तों 1945 में हुआ था, ये 1945 में हुआ था। और फिर ये वेवेल समझौता भी दोस्तों, यहाँ पर वेवेल समझौता जो है ये शिमला समझौता के थोड़े से पहले हुआ था। ये 1945 ये भी था, लेकिन उससे थोड़े से पहले था। और केंद्रीय विधानमंडलों के चुनाव व कैबिनेट मिशन दोस्तों, ये सबसे अंत में था दोस्तों 46 में। तो ये आपका सबसे अंत, पांचवा सबसे अंत में होना चाहिए, तो सबसे अंत में सभी है। और पहला सबसे पहले कौन होना चाहिए? दो होना चाहिए, दो सबसे पहले होना चाहिए। तो दो सबसे पहले यहाँ और यहाँ है, तो इस हिसाब से। और दोस्तों इसके बाद कौन सा होना चाहिए हमारा? इसके बाद हमारा होना चाहिए थे चौथा क्रिप्स मिशन वाला 1942 में ही, क्योंकि वो भी हुआ था। तो ये हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग देखें 97 वाला, तो 97 में दोस्तों कथन कारण वाला प्रश्न है। इसमें आपसे कह रहे हैं कथन फिर कारण। कथन में दोस्तों कह रहे हैं भारतीय संविधान में केंद्र शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। जी बिल्कुल, केंद्र शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसके स्थान पर संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसे याद रखेंगे, ये वाला तो आपका सही है। केंद्र शब्द एक परिधि के मध्य बिंदु को दर्शाता है, जबकि संघ शब्द समग्र ये परिधि को दर्शाता है, यानी राज्यों को लेकर जितने क्षेत्र उनको मिलाकर ये संघ बना है। तो ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आर। तो आर ए को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, तो आपका जो आंसर होना चाहिए दोस्तों ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ए हो जाएगा आपका 97 का। 98 को दोस्तों अगर हम लोग देखें तो यहां कह रहे हैं दोस्तों कुछ कथन है, कथनों पर विचार करके बताएं कौन सा हमारा कथन सही होगा। तो दोस्तों कौन सा सही होगा? ए वाला। अगर हम स्टेटमेंट पहले को देखें, 1833 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से मद्रास मुंबई की सरकारों के सभी विधायी शक्तियां समाप्त कर दी गई और सभी शक्तियां कलकत्ता के गवर्नर जनरल इन काउंसिल में केंद्रित कर दी गई। जी बिल्कुल, यह स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। और दूसरा स्टेटमेंट अगर आप लोग पढ़ोगे तो भारत शासन अधिनियम 1929 ने भारत को एक पूर्ण संघीय संरचना प्रदान की। यस, प्रदान तो किया था दोस्तों, लेकिन पूर्ण नहीं किया था, बहुत थोड़ी मात्रा में किया था, जिससे केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का समान वितरण किया गया नहीं, थोड़ा सा बंटवारा किया गया था, थोड़ा सा संघीय संरचना की तरफ झुका था, लेकिन जितना इतना दिया है अतिशयोक्ति, इतना नहीं था। तो ये वाला आपका गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन जो होना चाहिए ए हो जाएगा, केवल ए सही है। दूसरा वाला तो बहुत ही ज्यादा ही भौकालबाजी कर दिया, इतना नहीं था, बड़े हल्के में था। ये 1935 में आकर जो है थोड़ा सा अपने बढ़िया रूप में आया था। ये क्वेश्चन नंबर 99 को अगर देखें दोस्तों, तो इसमें कह रहे हैं कि भारतीय उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंधित सभी शंकाओं और विवादों का अंतिम रूप से निपटारा कौन करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सबके निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद उठता है तो इसका फैसला जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से होता है। ऑप्शन सी। जबकि इनके चुनावों का जो मैनेजमेंट तो यही करते हैं भारत निर्वाचन आयोग, लेकिन अगर इनमें कुछ शंकाओं या कुछ विवाद हो जाता है तो इसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट में होता है। 99 का आपका जो है दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत अच्छा। अगर हम लोग देखते हैं 100 क्वेश्चन नंबर 100 को, तो इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित में से कितने युग्म और संगठन उनके संस्थापक व्यक्ति के संदर्भ में सही सुमेलित है? तो आपको बताना है दोस्तों कौन सा जोड़ा हमारा सही है। तो देखेंगे पहला स्टेटमेंट, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जी बिल्कुल सही है। बॉम्बे एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी, ये भी सही है। पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानाडे, ये भी सही है। मद्रास महाजन सभा कह रहे हैं राधा कांत देव, ये गलत है दोस्तों। एमएस ये इसकी स्थापना किससे थे दोस्तों? तो ये राघवाचारी और उनके कुछ अन्य मित्र थे उससे संबंधित। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। बहुत अच्छा। अगर हम लोग 101 वाले को देखें तो इसमें कह रहे हैं दोस्तों कथन दे दिए गए हैं, कारण दे दिए गए हैं। कथन में आपसे कह रहे हैं इल्बर्ट बिल विवाद, आप लोग जानते हैं इल्बर्ट बिल विवाद जो है 1883 में आया था रिपन के कार्यकाल में। तो इसके कारण भारत में जातीय और सांप्रदायिक संगठन पूरी तरीके से समाप्त हो गए थे, नहीं एक नए रूप में आए थे, समाप्त कहाँ हुए थे। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। तो ये कथन आपका गलत हुआ। इल्बर्ट बिल विवाद ने शिक्षित भारतीयों को नस्ली भेदभाव की वास्तविकता से परिचित कराया
और उनमें आधुनिक चेतना का विकास हुआ। इसलिए दोस्तों, क्योंकि इल्बर्ट बिल विवाद में यही कहा गया था कि भारतीय जज यूरोपी की सुनवाई नहीं करेंगे, ये छोटे लोग हैं, ये लोग हमारी कैसे सुनवाई कर सकते हैं। तो ये बात वहां पर निकली, तो इसीलिए भारत में जागरूकता आया कि ये लोग हमें इतना हीन समझते हैं। तो ये वाली बात यहाँ पर गलत हो जाएगी, दूसरा वाला आपका सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? कथन गलत है लेकिन कारण सही है, ऑप्शन डी 101 का आपका डी हो जाएगा। आगे देखते हैं अगर हम लोग 102 में, तो 102 में हमसे क्या कह रहे हैं, कथनों में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति के पद से हटाने की प्रक्रिया को ठीक से वर्णित करता है? तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति को यदि हटाना होता है तो 14 दिन पहले उसको सूचना देना होता है, और राज्यसभा से वो संबंधित होता है, तो राज्यसभा में पूर्ण बहुमत यानी विशेष बहुमत, और लोकसभा में साधारण बहुमत। तो यही बात है यहाँ पर, कहाँ है, राज्यसभा में विशेष बहुमत से पारित और लोकसभा में साधारण बहुमत से होना चाहिए, हटाया जाता है। यस, सी वाला सही हो जाएगा आपका। आगे अगर हम लोग देखें दोस्तों 103 में, तो 103 वाले में आपसे कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 103 में करें, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करके बताएं कौन सा हमारा सही है। तो कौन सा सही है दोस्तों, जरा देखते हैं। पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें तो लोकसभा के विघटन के पश्चात राष्ट्रपति अपने विवेक से कार्य कर सकता है, क्योंकि उस समय मंत्रिमंडल भंग हो चुका है। नहीं दोस्तों, एक कार्यकारी प्रधानमंत्री नाम सुने हैं ना, यदि लोकसभा भंग हो जाती है, कार्यकारी प्रधानमंत्री होता है, उसके अनुसार कार्य करता है, यह अपने मन से काम नहीं करता है। जो यहाँ पहला स्टेटमेंट है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि वह मंत्रिपरिषद के अनुसार ही कार्य करेगा। तो ये वाला आपका गलत हो गया। दूसरा वाला दोस्तों कह रहे हैं, उच्चतम न्यायालय ने यूएन राव बनाम इंदिरा गांधी 1971 के निर्णय में कहा कि लोकसभा के विघटन के बाद भी राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह के बिना कार्य नहीं करेगा। जी बिल्कुल सही है, ये वाला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 104 को देखते हैं, तो कह रहे हैं निम्नलिखित जल संधियों में से कौन सी दो स्थल खंडों एशिया एवं यूरोप को एक दूसरे से अलग करती हैं? तो आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों, यहां पर जो जल संधि लिखा है, जल संधि का मतलब क्या होता है, दो जलीय क्षेत्रों को जोड़ती है, साथ ही साथ दो स्थलीय क्षेत्रों को अलग करती है। मैं आपको समझाने के लिए बता दूं, ये जलीय क्षेत्र हुआ, ये मान लीजिए कोई जलीय क्षेत्र है, इसको आप बीच में एक नहर बनाकर जोड़ देंगे तो ये जलीय क्षेत्र तो जुड़ गए, लेकिन यहाँ जो स्थलीय क्षेत्र हैं ये अलग हो गए। तो यही काम इसका होता है। तो अगर पहला ऑप्शन को देखें तो बासबोरस जल संधि और डरडेनल्स जल संधि, यही आपका आंसर होगा। ये दोनों कहां पर हैं दोस्तों, ये दोनों तुर्की में हैं, तुर्की में। तो दोस्तों आप यहां एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी दोस्तों, तुर्की में ही एक सागर है, मरमरा सागर, मरमरा सागर। तो दोस्तों मरमरा सागर है, इसको अगर याद रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा दोस्तों। बासबोरस जल संधि काला सागर को, यहाँ जो बासबोरस जल संधि है ये काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है दोस्तों। यस, और दोस्तों यहाँ डरडेनल्स जल संधि जो है दोस्तों, यह भूमध्य सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। तो इतना आप याद रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। आगे चलते हैं, आगे 105 वाले में देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, विचार करके बताएं कौन सा हमारा कथन सही है। तो यहां पर देखें पहला स्टेटमेंट को, अगर पश्चिम एशिया में तुर्की, ईरान, इराक, जॉर्डन, सीरिया, इजराइल, लेबनान, अरब प्रायद्वीप ये सब देश आते हैं। तो यस दोस्तों, जैसे हम लोग पश्चिम एशिया इन सब को बोलते हैं क्योंकि हमारे पश्चिम में ये लोग हैं, इसलिए हम इनको पश्चिम एशिया इन सब देशों को बोलते हैं। लेकिन इन्हीं सब देशों को यूरोप वाले क्या कहते हैं, यूरोप से देखने पर ये सब बीचों बीच दिखते हैं, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, पूर्व की दिशा में मध्य में स्थित होने के कारण इसे मध्य पूर्व, मिडल ईस्ट बोला जाता है। तो यूरोपीय दृष्टिकोण से यस, दोनों बातें सही हैं। इन्हीं देशों के नाम दोस्तों हमारे सेंस में अलग, यूरोपियों के क्षेत्र सेंस में अलग होता है। तो दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी 105 का सी हो जाएगा। आगे अगर हम देखें 106 में, फिलीपींस की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो फिलीपींस की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? तो यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये ऑप्शन सी माउंट एपो। तो माउंट एपो ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस की सबसे ऊंची चोटी, जो एक कह सकते हैं सुसुप्त चोटी, मतलब तो क्वेश्चन नंबर 107 को अगर देखें दोस्तों, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार, अभी जानते हैं दोस्तों भारत की वन स्थिति रिपोर्ट जो हर 2 साल के बाद आती है, 21 में आई थी, अब 23 में आई है। तो इसके अनुसार कुछ कथन दिए गए हैं,
उन कथनों पर वो जो है भारत की वन स्थिति के सेंस में कुछ कथन है, इन्हीं कथनों को पढ़कर बताइए कौन सा हमारा सही है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है भारत में कुल वन आवरण 21.76%, जबकि वृक्षाच्छादन 3.41%, जो कि बिल्कुल सही है। वन आवरण का मतलब क्या होता है दोस्तों? पूरा इकोसिस्टम, और यहाँ पर वृक्ष आच्छादन का मतलब होता है वह भूमि जो पेड़ों से ढकी हुई है। तो ये वाला बिल्कुल सही है, जो नई रिपोर्ट आई है दोस्तों अभी 2023 वाला, क्योंकि पहले की जो रिसर्च है अब 2023 के नाम से आई है, तो इसको एक बार आप जरूर पढ़ लेना, ये सही है। और दोस्तों यहाँ पर कह रहे हैं कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र 2021 की तुलना में 1.02% की वृद्धि दर्ज की है। दोस्तों इतना वृद्धि दर्ज नहीं की है, ये बात गलत हो जाएगी। 0.32% की वृद्धि की है, 0.32% की वृद्धि हुई है, इतना नहीं। तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा। कुल वन एवं वृक्षाच्छादन मिलकर देश का 25.17% क्षेत्र कवर करते हैं। यस, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। ये ऑप्शन, ये जो स्टेटमेंट तीसरा है ये भी सही हो जाएगा। 1 और 3 आपका सही हुआ, ऑप्शन ए। तो साथियों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न। किसी तारे का रंग दर्शाता है, क्या दर्शाता है? उसका तापमान। उसका तापमान जैसा होगा उसके तापमान के अनुसार उसका रंग भी बदलता है, ये आप लोग जानते हो। लाल रंग होगा तो इसका मतलब टेम्परेचर कम है, एनर्जी कम है, तरंग दैर्ध्य अधिक है। और नीला रंग होगा तो इसका मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो ये है ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम देखें 109 में, तो रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताजा रखने के लिए सर्वाधिक निरापद यानी सेफेस्ट तापमान क्या होता है? तो दोस्तों फ्रिज में जो खाद्य पदार्थों को हम लोग सेफ्टी के लिए रखते हैं, तो उसको सबसे सेफ्टी जो टेम्परेचर होता है 5 के नीचे हम कह लें 4 डिग्री सेल्सियस सबसे बेस्ट टेम्परेचर होता है खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए। आगे अगर हम लोग देखें तो आगे दोस्तों 110 में कह रहे हैं प्रकाश संश्लेषण के चरणों को सही क्रम में रखें। तो प्रकाश संश्लेषण दोस्तों क्या होता है? सबसे पहले जल का दोस्तों सूर्य का प्रकाश का अवशोषण होता है। यस, सूर्य का प्रकाश का अवशोषण होगा, फिर जल का अपघटन होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित होगा। तो 3-1-2 ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखें हम लोग दोस्तों, मनुष्य के पाचन तंत्र में कौन सा युग्म असंगत है? तो पाचन तंत्र के सेंस में दोस्तों अमाशय प्रोटीन का पाचन, यस। छोटी आंत पूर्ण पाचन, बड़ी आंत जल का अवशोषण। तो यकृत कर रहे हैं एमाइलोज का स्त्रावण, नहीं दोस्तों, हमारा यकृत जो होता है लीवर होता है दोस्तों, वो एमाइलोज का स्त्रावण कहाँ करता है? ये दोस्तों गलत हो गया, पित्त का स्त्रावण करता है, पित्त का स्त्राव सिक्रेशन करता है जो कि पित्ताशय में जमा होता है। तो ऑप्शन डी हमारा गलत हो गया, यही ये जो है असंगत है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। ब्रिटिश नीतियों से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो जरा बताएं भाई, ब्रिटिश नीतियां कौन सी सही थी? तो पहला आप देखोगे तो ब्रिटिश भूमि नीतियों ने जमींदारों को सशक्त किया, यह सशक्त किया भाई, मजबूत बनाया। दूसरे वाले स्टेटमेंट को देखते हैं तो अस्थाई बंदोबस्त किसानों के हित में था। कहां हित में था भाई? उनका शोषण ही तो किया, जमींदारों को उनको मालिकाना हक दे दिया। तो ऑप्शन ए केवल सही है आपका, ए वाले। आगे देखें 113 वाले में, तो 113 में हमसे पूछा जा रहा है कथनों को ध्यान से पढ़ें और सही विकल्प चुनें। तो सही विकल्प कैसे चुनेंगे? पहला स्टेटमेंट पढ़ें तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तर पश्चिमी जिला सहारनपुर है जो हिमाचल प्रदेश की सीमा साझा करता है। यस, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा वाला को अगर हम लोग देखें, ललितपुर जिला 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, हाँ बिल्कुल घिरा हुआ है, ये भी सही है। खीरी प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, जबकि गाजियाबाद सबसे बड़ा। कहाँ गाजियाबाद सबसे बड़ा है दोस्तों? ये गलत हो जाएगा। तीसरा वाला, सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से चारों से साझा करता है। यस, ये वाला आपका सही हो जाएगा। तो 1 2 4 दोस्तों हमारा सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा 113 का सी। बहुत अच्छा। पर 114 उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीकों से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, कथनों को पढ़कर बताइए कौन सा सही है। तो पहला दोस्तों आप लोग अगर पढ़ोगे, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह एक वृत्ताकार है जिसमें 2 मछलियां, एक तीर धनुष, गंगा यमुना की धाराएं दर्शाई गई हैं। 1938 में इसे स्वीकृति मिली। यस, ये वाला स्टेटमेंट सही है। बारहसिंगा राज का राजकीय पशु है, जबकि सारस या क्रौंच राजकीय पुष्प के रूप में घोषित किया गया है। तो दोस्तों सारस या क्रौंच जो है राजकीय पुष्प नहीं, राजकीय पंछी है दोस्तों सारस। बीच में बहुत ज्यादा चर्चा था सारस का,
तो ये वाला तो आपका गलत हो जाएगा। पलाश या टेंसु ये उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, राजकीय वृक्ष नहीं है दोस्तों। तीसरा वाला स्टेटमेंट को अगर पढ़ें तो पलाश या टेंसु को 2011 में उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष घोषित किया गया। यस, ये वाला सही है। चौथे वाले को पढ़ेंगे तो हॉकी राज्य का राजकीय खेल है और हिंदी 1947 व उर्दू 1989 से राज्य की राजकीय भाषाएं हैं। यस, तो चौथा भी आपका सही हुआ। तो 1 3 4 आपका सही हुआ। 1 3 4 आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 114 का सी हो जाएगा। बहुत अच्छा। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 115 को देखें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, विचार कर बताएं कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। पहला अगर हम पढ़ें तो माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में भी डीएनए पाया जाता है। जी बिल्कुल, ये वाला स्टेटमेंट तो आपका एकदम सही हुआ। दूसरा वाला स्टेटमेंट अगर पढ़ें तो स्तनधारी जंतुओं के लाल रक्त कणिकाओं में राइबोसोम एवं लाइसोसोम दोनों पाए जाते हैं। गलत है दोस्तों, स्तनधारी जंतुओं के आरबीसीज में राइबोसोम एवं लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। तो ये दूसरा आपका गलत हुआ। तीसरा दोस्तों कह रहे हैं गोल्गी काय द्वारा निर्मित पुटिकाएं कोशिका के बाहर स्त्रावित पदार्थों को ले जाती हैं। यस, ये तीसरा वाला आपका सही हुआ। 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। आगे देखें कुछ है तो आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 1 और 3 सही हुआ, तो 1 और 3 सही हुआ। 4 का तो यहाँ कोई खेला नहीं है। दूसरा जहाँ जहाँ है उसको हम लोग कट करते हैं तो आपका जो है यही वाला सही होगा। इसका मतलब हमें पता चल गया चौथा वाला भी गलत है। तारक काय करें केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये जो तारक काय है दोस्तों, ये पादप कोशिकाओं के साथ साथ दोस्तों ये जो है ये जंतु कोशिकाओं में भी पाया जाता है और पादप कोशिकाओं में नहीं। तो ये वाला आपका जो है गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन ए केवल हुआ। को कुछ कथन दे दिए गए हैं, कथनों को पढ़कर बताइए कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट अगर आप लोग पढ़ोगे तो खसरा एक अत्यधिक संक्रामक रोग है। हाँ है, तो जो मॉर्बिली वायरस के कारण होता है। यस, वायरस के कारण ही होता है। ए वाला आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा वाला अगर आप यहां पढ़ोगे तो खसरे से संक्रमित एक व्यक्ति औसतन 2 से 3 लोगों को संक्रमित कर सकता है। 2-3 नहीं दोस्तों, 12-13 लोगों को संक्रमित कर सकता है। तो ये वाला आपका दूसरा वाला तो गलत हो गया। तीसरे वाले को अगर हम लोग पढ़ते हैं, नवजात शिशुओं को खसरे से प्रारंभिक सुरक्षा मां से प्राप्त रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण मिलता है दोस्तों। तो यस, ये वाला तो आपका बिल्कुल सही है। चौथे वाले को देखें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO 2 खुराक टीकाकरण की सिफारिश करता है ताकि खसरे के प्रसार को रोका जा सके। यस, चौथा सही है। 1 3 और 4 ऑप्शन ए सही हो जाएगा 16 का। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 117 को अगर देखें तो कथन दे दिए हैं, कारण दे दिए हैं, दोनों को पढ़कर सही उत्तर देना है। तो कह रहे हैं गर्मियों में लोलक घड़ियां सुस्त हो जाती हैं। हाँ, सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक बढ़ने से, क्योंकि उनका ताप बढ़ने से लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। यस, बिल्कुल सही कथन है ये। तो यहाँ दूसरे वाले कथन करें, डीएनए अणु की द्विहेलिकल यानी डबल हेलिकल संरचना को सर्वप्रथम वाटसन एंड क्रिक ने प्रतिपादित किया था। यस, दोनों कथन सही हैं। एक दूसरे को सेटिस्फाइड तो नहीं, व्याख्यात नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह पे सही हैं। तो आप लोग जानते होंगे डीएनए की डबल हेलिकल संरचना जो ऐसे करके बनाई जाती है ये सांप की तरह, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखें 118 में दोस्तों क्या है। 118 में करें निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बताइए। कथन दे दिए हैं, कारण दे दिए हैं। प्लेग एक संक्रामक रोग है जो यर्सीनिया पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण होता है। यस, ये वाला तो बिल्कुल सही है। अगर हम लोग यहाँ कथन को देखें तो मलेरिया एक विषाणु जनित रोग है जो मच्छरों के द्वारा फैलता है। तो दोस्तों विषाणु जनित रोग मलेरिया नहीं है, यहाँ पर ये वाला आपका गलत हो जाएगा। तो दोस्तों एक प्लाज्मेडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है मलेरिया, तो यहाँ पर ये आपका गलत हो जाएगा, ये गलत हुआ। तो ऑप्शन ए केवल आपका सही हुआ, ए वाला। 19 का अगर हम लोग देखें तो 19 में दोस्तों कहा जा रहा है आपसे वही बात, कथन को पढ़िए, कारण को पढ़िए, सही उत्तर दीजिए। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं को महिलाओं के लिए कुल स्थानों का 1/3 आरक्षण है। यस, बिल्कुल सही है, ये कथन सही है। उत्तर प्रदेश में यह आरक्षण का प्रावधान 1994 में उत्तर प्रदेश पंचायत राज विधि संशोधन विधेयक के अंतर्गत ये
किया गया था। तो 119 का दोस्तों दोनों के दोनों आपका स्टेटमेंट सही है। आगे चले हम लोग देखते हैं 20 वाले में। तो 120 वाले में देखें तो एक तरफ आपको दोस्तों संस्थान दे दिए इंस्टीट्यूशंस, और दूसरी तरफ वो कहाँ पर है उनका स्थान। तो राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान दोस्तों, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान ये कहाँ पर है दोस्तों, तो ये है आपका, यानी कौन कर रहे हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है। यस, पहले हमें ये डिसाइड कर लें, करें कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है, इसको पहले हम क्लियर कर लें। आप भी एग्जाम में ऐसे क्लियर कर लीजिएगा, नहीं तो आता हुआ प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। तो चले हम लोग देखते हैं। तो राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान देहरादून में है, यस बिल्कुल सही। राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान कोलकाता में। अली यावर जंग राष्ट्रीय मूक एवं बाधिर संस्थान मुंबई में है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कह रहे हैं चेन्नई में है, यही गलत है। डी वाला आपका गलत है, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान ये तेलंगाना के सिकंदराबाद में है। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। ये कहाँ हो जाएगा, यहाँ सिकंदराबाद होना चाहिए था। सिकंदराबाद कहाँ है, सिकंदराबाद तेलंगाना में, यही आपका उत्तर होगा। आगे देखें हम लोग क्या है 121 वाले में। इसमें कह रहे हैं दोस्तों कुछ आपको जोड़े दिए गए हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसे बताइए। तो गुरुम हिसानी लव अयस्क है, यस बिल्कुल सही। ये वाला पहला स्टेटमेंट तो आपका एकदम सही हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही हुआ। दूसरा कर रहे हैं तलचर, तलचर कोयला से संबंधित है दोस्तों, यस ये भी बिल्कुल सही है, यह बिल्कुल सही है। तलचर ये कोयला क्षेत्र से संबंधित है, ये भी सही है, ओडिशा में है जो। जादूगुड़ा, जादूगुड़ा दोस्तों झारखंड में है, यूरेनियम खनन क्षेत्र से संबंधित, ये भी सही है। जावर दोस्तों, ये जावर राजस्थान में है, सीसा के लिए प्रसिद्ध है, न कि मैग्नीज के लिए। तो यहाँ पर ये आपका चौथा गलत हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा। तो 121 का आपका जो होगा दोस्तों यह केवल 3, ऑप्शन ये 3 हो जाएगा। आगे देखें हम लोग जो है 122 का। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, विचार करके बताएं कौन सा हमारा कथन सही है। तो बिलिगिरी गंगा पहाड़ियां कर्नाटक के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है और समांतर बियार पहाड़ियों के नाम से जानी जाती हैं। तो यस, ये बात यहाँ पर, ये पहला स्टेटमेंट तो आपका एकदम सही है। दूसरा वाला दोस्तों, यह पहाड़ियां पूर्वी और पश्चिमी घाट के सबसे सटीक मिलन बिंदु का निर्माण करती हैं। तो दोस्तों ये कहाँ करती है, वो तो नीलगिरी पहाड़ियां करती हैं ना, जो केरल कर्नाटक इन सब के सीमा पर है। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। 122 का जो उत्तर होगा दोस्तों केवल ए हो जाएगा। बहुत अच्छा, आगे देखते हैं 123 वाले में। तो इसमें कह रहे हैं कथन कारण, कथन कारण दे दिए गए हैं, पढ़कर सही उत्तर दीजिए। कट्टानाड क्षेत्र भारत का सबसे न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है जहां समुद्र तल से नीचे खेती की जाती है। तो यस बिल्कुल सही, ये वाला आपका स्टेटमेंट है। कट्टानाड क्षेत्र दोस्तों केरल में है इसलिए। ये दूसरा वाला क्या है, त्रिपुरा राज्य पटकई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है, जबकि नागालैंड मणिपुरा मिजोरम ये संलग्न है। यस, दोनों के दोनों कथन हमारे सही है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 124 को हम लोग देखने जा रहे हैं, मैचिंग से संबंधित एक तरह का है। कुछ आपको जोड़े दे दिए गए हैं, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है उसे आप पहचानिए। तो पहला दोस्तों आप लोग किली, ये माउंट किनाबालू कहाँ है, ये नॉर्थ ईस्ट में मलेशिया में है, यस ये वाला तो आपका सही है, मलेशिया में ये है। अल बुर्ज कहाँ है दोस्तों, ये ईरान में है, यस ये भी सही है। एकांगुआ कहाँ है, अर्जेंटीना में है। तो किलिमंजारो दोस्तों मलेशिया दे दिए है, किलिमंजारो मलेशिया में नहीं है, यह दोस्तों अफ्रीका के तंजानिया में है। तो तंजानिया में है जो कि अफ्रीका में है। तो यहाँ पर डी वाला आपका गलत हुआ। तो कौन सा मिसमैच है, तो केवल डी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 124 का आपका बी हो जाएगा। आगे देखें 125 का। तो 125 में दोस्तों वही कथन कारण वाले सवाल हैं, कह रहे हैं कथन है कारण है, दोनों को पढ़कर। बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा खासी पहाड़ियों से टकराकर मौसिन राम में विश्व की सबसे अधिक वर्षा कराती है, आप लोग जानते हैं, बिल्कुल सही है। आगे देखें, तमिलनाडु तट दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की शाखा के समानांतर स्थित होने के कारण वर्षा ऋतु में शुष्क रह जाता है। यस बिल्कुल सही, ये दोनों कथन सही है अपनी अपनी जगह पर दोस्तों। तो 25 का जो हमारा उत्तर होगा दोनों सही हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें 126 वाले में, तो कह रहे विश्व की सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है जो खासी पहाड़ियों में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ
मोहसिन राम, विकल्प नंबर डी, इसी से संबंधित अभी बात हुआ है, 26वें का डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 147, तो दोस्तों अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 127 को देखें तो कह रहे हैं भारत में वनस्पति की क्षेत्रीय विभिन्नता के कारण, वनस्पति की क्षेत्रीय विभिन्नता के कारण निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं, ये आप बताइए दोस्तों। बहुत अच्छा, तो जरा हम लोग देखते हैं। पहला, हिमालयी क्षेत्र में शीतोष्णकटिबंधीय वन, ये भी पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वनस्पति, ये भी पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट में शुष्क कांटेदार वनस्पति, तो ये यहाँ पर मिसमैच है। और चौथा, राजस्थान में झाड़ियाँ और कैक्टस, तो पश्चिमी घाट में कांटेदार वनस्पति कहाँ पाई जाते हैं, ये तो यहाँ गलत हो गया। तो 1, 2 और 4 हमारा सही है, तो 1, 2 और 4 ए हो जाएगा, 27 का ए। बहुत अच्छा। 28 को अगर हम लोग देखते हैं तो कह रहे हैं भारत में सर्वाधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो भारत में सर्वाधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन तो नहीं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन सी हो जाएगा, यही वाला 28 का सी। आगे अगर हम लोग देखें 129 में, तो दोस्तों कथन कारण वाले सवाल हैं। कथन दे दिए हैं, कारण दे दिए हैं। फोटोग्राफी की प्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। यस, ये इस पर परत चढ़ाई जाती है, क्योंकि आप लोग देखते हो जब पहले फोटोग्राफी जो होता था, जो उसमें प्लेटें निकलती थी नेगेटिव, तो उसको जो है धोते थे, उसमें से सिल्वर निकलता था। ये पहला आपका सही है। ये दूसरा देखते हैं, अग्निरोधक कपड़ा बनाने के लिए एल्युमिनियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह जल प्रतिरोध परत बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आपका कथन सही है, बताइए आप। तो दोस्तों 129 वाले को आप देखें तो पढ़े, दोनों के दोनों कथन आपके सही हैं, आपके दोनों कथन सही हो जाएंगे। आगे जरा देखते हैं हम लोग 130 में, तो वही कह रहे हैं दोस्तों, कथनों पर विचार कर बताइए कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट, अर्धचालकों की विद्युत प्रतिरोधकता चालकों से अधिक होती है किंतु कुचालकों से कम। तो यस, यही है मेरे भाई, अर्धचालक का मतलब यही होता है, इनकी जो कंडक्टिविटी होती है, जो बहुत अच्छे चालक हैं उनसे कम, जो एकदम कुचालक हैं, जो एकदम खराब चालक है, उनसे थोड़ा सा ज़्यादा, और टेम्परेचर बढ़ाने पर ये अर्धचालकों की जो है कंडक्टिविटी बढ़ती भी है। तो यस, ये वाला आपका एकदम सही है। अगर आपका ये दूसरा वाला देखें तो अर्धचालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने से जो है घटता है, यही बात मैंने अभी बताया, यानी कंडक्टिविटी इनकी जो है बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने से, ये भी बात सही है। अर्धचालकों को प्रतिरोधकता सामान्य ताप पर 10 से 1 ओम के बीच होती है। यस, ये भी हमारा सही है, तीनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, कथनों पर पढ़कर विचार करके बताएं कौन सा हमारा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट अगर हम पढ़ें तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह 2 मछलियां, धनुष और तीर को दर्शाता है। यस, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना 1976 में की गई थी। यस, ये भी सही है। अमौसी, बाबतपुर, चकेरी क्रमशः लखनऊ, वाराणसी और कानपुर के हवाई अड्डे हैं। यस, बिल्कुल, तीनों सही है हमारे। आगे हम देखें अगर 133 के, तो निम्नलिखित कथनों विचार करके बताएं कौन सा सही है। तो यहाँ पर कौन सा कथन है, कारण है। तो यहाँ देखें, राई नृत्य उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है। यस, बिल्कुल सही है। राई, आप लोग देखेंगे राई का तेल जब आप पिरवाने जाते हैं तो बूंद बूंद करके गिरता है, तो उसे समझ लीजिए राई कहाँ से संबंधित है, बुंदेलखंड से, ऐसे समझ जाएंगे। तो शौरा नृत्य उत्तर प्रदेश के लोक किसानों द्वारा विवाह उत्सव में किया जाता है। यस, ये भी सही है आपका, 133 का आपका। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 133 को अगर देखा जाए तो दो कथन है, कथन 1, कथन 2, दोनों को पढ़कर सही उत्तर हमको देना है। तो पहला में, राई नृत्य उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर यह किया जाता है। यस, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ट्रिक भी बनाई जाती है, राई का तेल पिरवाने आ जाएंगे तो बूंद बूंद करके गिरता है, तो इसी समझ जाइएगा, राई नृत्य उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से है, सही है। सौरा नृत्य उत्तर प्रदेश के लोक किसानों द्वारा विवाह के उत्सव में किया जाने वाला एक नृत्य है, जो कि दोस्तों सरासर गलत है। फसल कटाई के पश्चात किसानों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, तो ये गलत हो गया, तो आपका केवल एक हुआ सही। आगे देखें 34 में क्या है दोस्तों, वही है, दो कथन दिए गए हैं, पढ़कर सही उत्तर देना है हमें।
उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ की गई थी। यस दोस्तों, 15 ये 1995 को ही प्रारंभ की गई थी, लेकिन उस समय गेहूं मिलता था, चावल मिलता था, पका पकाया नहीं मिलता था। पका पकाया तो 2003-4 से मिलने लगा, तो जिसका नाम बाद में पीएम पोषण योजना रख दिया गया। यस, बिल्कुल सही है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है और झांसी में माटा टीला बांध 2 चरण में पूरा होने से इसका नामकरण किया गया है। यस, 34 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों कथन हमारे सही हैं। 35 का अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो यहाँ पर कह रहे हैं कथनों विचार कर बताएं कौन सा सही है। तो कौन सा सही है जरा देखें। अप्सरा भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है जिसका प्रारंभ भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे कहाँ है, बॉम्बे में है, ट्राम्बे में 1956 में हुआ। यस, ये सही है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान चेन्नई में स्थित है दोस्तों, गलत है, चेन्नई में नहीं, मैसूर में है। मैसूर कहाँ है, कर्नाटक में। तो यहाँ है ऑप्शन ये 2 वाला आपका गलत हुआ, तो केवल एक सही हो जाएगा। 35 हो गया। 36 को अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर ये 36 में आपसे क्या कह रहे हैं, वही बात है। इसमें कुछ आपको दिए गए हैं परियोजना निदेशालय और उसके स्थान सुमेलित किया गया है। कितने सुमेलित नहीं है जरा बताइए। तो चावल अनुसंधान निदेशालय, जिसका अब नाम दोस्तों भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान रख दिया गया है। तो ये दोस्तों ये कह रहे हैं देहरादून में है, जो कि गलत बात है दोस्तों। यह देहरादून में नहीं है, यह हैदराबाद में है। तो ये वाला बात आपका गलत हो गई। गेहूं अनुसंधान निदेशालय कह रहे हैं दोस्तों, ये करनाल में, करनाल हरियाणा में है। यस, ये बात यहाँ पर सही है, तो ये सही है यहाँ पर। आप दूसरा वाला आपका सही है। मक्का अनुसंधान निदेशालय ये कह रहे हैं नई दिल्ली में है दोस्तों। कहाँ है, ये नई दिल्ली में। तो मक्का अनुसंधान संस्थान दोस्तों, यह निदेशालय नई दिल्ली में ही है। यस, सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं। दाल अनुसंधान संस्थान ये कह रहे हैं भोपाल में है, तो भोपाल में नहीं दोस्तों, कानपुर में है। तो ये वाला आपका गलत हो गया। तो कह रहे हैं कौन सा सुमेलित नहीं था, तो 1 और 4 नहीं था, तो केवल 2, यानी हम कह सकते हैं केवल 2 सही नहीं है। तो बी हो जाएगा आपका, 36 का बी हो जाएगा, केवल 2 सही नहीं थे। आगे देखते हैं 37 में। तो 37 में दोस्तों कह रहे हैं कौन सा कथन मृदा अपरदन के प्रभावों से संबंधित नहीं है। तो मृदा अपरदन के प्रभावों से संबंधित नहीं है, जरा देखें। नदी घाटियों की जलधारण क्षमता में कमी, तो यस बिल्कुल होते, मृदा अपरदन होगा, मिट्टी का कटाव होगा तो नदियों में जाकर जमेगा, नदियों का लेवल ऊंचा होगा, बाढ़ आएगी, उनकी जल धारण क्षमता कम हो जाएगी। जैसे नाला में जाम हो जाता है कूड़ा कचरा, उसी तरह से। तो बिल्कुल सही है। कृषि भूमि का खंडित होना, कृषि भूमि का खंडित होकर अनुपयोगी हो जाना, यस बिल्कुल सही। भूमि में लवणीयता की वृद्धि होना, तो ये भी जहाँ पानी भर जाएगा तो हो ही जाएगा। मिट्टी में ह्यूमस की अधिकता, तो यहाँ पर जो दोस्तों कह रहे हैं कौन सा मृदा अपरदन के प्रभावों से के सेंस में सही नहीं है, तो मिट्टी की ह्यूमस की अधिकता, कैसे ह्यूमस की अधिकता हो जाएगी भाई मृदा अपरदन से, वही बच्चों वाली बात। तो यही गलत है और यही आपका आंसर है। आगे देखें, इसमें कर रहे हैं 138 वाले में। तो भारत में खनिज संसाधनों की विविधता के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन सही है जरा देखें। भारत में कोयला, लौह अयस्क, अभ्रक आदि प्रमुख भंडार प्रायद्वीपीय चट्टानों में पाए जाते हैं। यस। गुजरात और असम की तलहटी चट्टानों में खनिज तेल पाए जाते हैं। यस। राजस्थान में प्रायद्वीपीय शैल क्रम के साथ अनेक अलौह खनिज पाए जाते हैं, जैसे पत्थर वगैरह। यस, ये भी सही है। उत्तर भारत का विशाल जलोढ़ मैदान खनिज संसाधनों से अत्यधिक समृद्ध है। कहाँ समृद्ध है भाई, ये तो जलोढ़ है दोस्तों, यह केवल उपजाऊ कृषि होती है, इसमें कोई खनिज वनिज नहीं पाया जाता है। तो ये गलत हो गया। 1 2 3 आपका सही है, तो ये सी हो जाएगा आपका। 38 हो गया। 39 को अगर हम लोग देखते हैं तो 39 में दोस्तों कथन दे दिए गए हैं, कारण दे दिए गए हैं, पढ़कर देना है सही उत्तर। तो पहला कह रहे हैं भारत में खनिजों का वितरण असमान रूप से हुआ है। यस, हुआ तो है, असमान रूप से हुआ है, कहीं पर है, कहीं पर बहुत ज़्यादा है, कहीं पर नहीं है, तो इसमें कोई डाउट नहीं। खनिजों की उपलब्धता भूगर्भिक संरचना प्रक्रियाओं और उनके गठन के समय निर्भर करता है। जी बिल्कुल, इसीलिए असमान रूप से हुआ है। तो ये आपका ए को सेटिस्फाइड भी कर रहा है, व्याख्या भी कर रहा है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सही व्याख्या करता है। लास्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, टेस्ट सीरीज चौथे का जीएस वाले पोर्शन का लास्ट प्रश्न कह रहे हैं समूहन बचत से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों आपको बताना है समूहन बचत से क्या तात्पर्य होता है दोस्तों। बहुत अच्छा, आज का लास्ट प्रश्न हमारा
तो कई उद्योगों को किसी नगर के आसपास एकत्र होकर सुविधाओं का साझा लाभ उठाना। जैसे दोस्तों किसी क्षेत्र में एक ही जगह उद्योग, किसी आसपास कई सारे उद्योग हो गए, वहां बैंक हो गई, सड़कें हो गया, ये सब दोस्तों आसपास एकत्र हो गए तो सारी सुविधाओं का लाभ यही उठाते हैं। तो ऑप्शन सी यही सही है। तो दोस्तों हम लोगों ने आज ये अपने विजन की जो प्रैक्टिस सेट थी दोस्तों, चौथी प्रैक्टिस सेट, इसको जीएस वाले पोर्शन को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग यही चौथे वाले प्रैक्टिस सेट का सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी वाले पोर्शन को निपटाएंगे। इसके बाद हम लोग पांचवी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो चले हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।